दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में अपन मारवाड़ और हाड़ौती प्रजामंडल कंप्लीट कर लिए थे और उससे पहले जो क्लास लगी थी अपने उसमें बात कर ली थी जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की। यानी 1931 में जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है और 1934 में मारवाड़ और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है। आज अपन बात करेंगे जो बीकानेर प्रजामंडल और धौलपुर प्रजामंडल, तो इनकी स्थापना होती है 1936 में। ठीक है, तो 1931, 1934 और 1936। देखिए, इस प्रकार से अपन बात कर लेंगे। जो सीरियल वाइज थोड़ा सा पढ़ेंगे तो थोड़ा ढंग से भी याद रहेगा और थोड़ी सी अपने लिए सहूलियत भी रहेगी। ठीक है भाई, समझने में। ठीक है, तो अपन आज बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल की। देखिए, प्रजामंडल की अगर बात करते हैं तो यानी स्थापना की सबसे पहले बात आ जाती है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट एक जो फैक्ट रहता है एग्जामिनर के सामने, जो पेपर सेटर के सामने, तो स्थापना का जो सन पूछा जाता है। ठीक है, तो 1936 में 1936 में इसकी स्थापना होती है बीकानेर प्रजामंडल की। देखिए, अपन जो पिछली क्लास में बात की तो मारवाड़ प्रजामंडल पढ़ रहे थे उस समय कि जब मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है उससे पहले यहाँ पर जो कुछ जो संगठन बनाए जाते हैं मारवाड़ में, जो कुछ इन संगठनों के द्वारा किस प्रकार से विरोध वगैरह किया जाता है, तो उनकी जिस प्रकार से अपन बात किए थे वैसे ही अपन बीकानेर में भी तो कर लेते हैं थोड़ी बहुत। भाई 1936 में 1936 में जब स्थापना होती है, इससे पहले यहाँ पर जो कौन कौन से संगठन काम कर रहे थे, उन संगठनों में कौन कौन से लोग काम कर रहे थे या बड़े नेता कौन कौन थे जो काम कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बात आती है 1907 की। यहाँ पर सर्वहितकारिणी सभा का गठन किया जाता है। चूरू में इसका यानी इसकी स्थापना है, इसका गठन किया जाता है। अब बात चूरू की आएगी तो आपके माइंड में ये आएगा कि भैया प्रजामंडल तो अपन बीकानेर का पढ़ रहे हैं और बात ये चूरू की कर रहे हैं। जो ये सभा है, जो संगठन है जो चूरू वाले की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए, चूरू तत्कालीन समय में या उस समय में बीकानेर रियासत का भाग हुआ करता था। ठीक है, चूरू बीकानेर रियासत का भाग हुआ करता था उस समय में, जो प्रजामंडल जब बनाए जा रहे थे, जो रियासत काल में चूरू बीकानेर प्रजामंडल यानी बीकानेर रियासत का भाग हुआ करता था। तो भाई बीकानेर का जो भी क्षेत्र हो वहां पर जो कोई भी संगठन बनता है तो फिर बीकानेर में ही आएगा। ठीक है, बीकानेर का जो क्षेत्र आएगा उसी में माना जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो सर्वहितकारिणी सभा की जो स्थापना की जाती है 1907 में की जाती है, चूरू में इसकी स्थापना की जाती है। अब इसके जो संस्थापक रहते हैं उनकी बात कर लेते हैं। भाई, जो संगठन बनाया जाता है उनमें जो यानी संस्थापक जो इंपॉर्टेंट होते हैं, भाई ये संगठन किसके द्वारा स्थापित किया गया था, इसके संस्थापक कौन रहे थे। तो एक जो मुख्य संस्थापक रहे थे कन्हैयालाल ढूंढ, इसके जो मुख्य संस्थापक रहे थे, और स्वामी गोपाल दास भी इसके संस्थापक रहे थे। देखिए, जो ये इंपॉर्टेंट जो नाम है, जो व्यक्तित्व है, इनका थोड़ा सा ध्यान रख लिया करो। एग्जाम में इनके बारे में पूछ लिया जाता है। कन्हैयालाल ढूंढ ने किस संगठन की स्थापना की थी। एक तो सर्वहितकारिणी सभा का जो ऑप्शन दे दिया जाएगा, 3 ऐसे जो ऑप्शन दे दिए जाएंगे या संगठन दे दिए जाएंगे जिनसे कन्हैयालाल ढूंढ का कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा। कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास इसके संस्थापक रहते हैं। अब बात आती है कि जो भाई ये क्या काम करता है संगठन, जो लोग है जो क्या काम करते हैं इस संगठन के द्वारा। अब देखिए, थोड़ा सा नाम पे जाइए आप। सर्वहितकारिणी सभा, हित का मतलब आप समझ गए होंगे, किसका हित करेंगे, भाई सबका हित। सर्व का मतलब यहाँ पे सभी, तो सभी का हित करेंगे हम। बस सभी का हित, तो फिर भाई इनको लगाया जो लोग इनको विपक्ष वाले, जो इनके जो विपक्ष वाले थे वो कहते भाई सभी का हित तो हो रहा है, आप क्या करोगे सभी का हित में। तो ये फिर कहते हैं कन्हैयालाल ढूंढ जी और जो स्वामी गोपाल दास जी और इनके साथ जो लोग थे कि सभी का हित नहीं हो रहा है, हमें पता है किस किस का हित हो रहा है और किस किस का हित नहीं हो रहा है, हम सबका हित करेंगे। तो भाई सबके हित में आप क्या करोगे, आपको क्या ऑप्शन दिख रहा है जिसके लिए आप सभी के हित के लिए काम कर सकते हो। भाई इन्होंने फिर कहा कि हमें यहाँ पे लग रहा है कि भाई जो दलितों को या दलित लोग जो है, दलित वर्ग है जो पीछे है, तो भाई दलितों के हित के लिए आप क्या करोगे। तो दलितों के हित के लिए हम कबीर पाठशाला चलाएंगे। तो
कबीर पाठशाला की स्थापना की जाती है, कबीर पाठशाला चलाई जाती है किसके द्वारा, कौन से संगठन के द्वारा, सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा, जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी। जो इस संगठन की जो कबीर पाठशाला ये चलाई जाती है दलित शिक्षा के लिए, दलित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए या दलितों हेतु, आप कैसे भी लिख लेना भाई, दलित शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु या दलितों की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु या दलितों के लिए कबीर पाठशाला चलाई जाती है। और क्या करोगे भाई आप, जो भाई आप सभी का हित करना चाह रहे हो, तो इनको लगा ये जवाब देते हैं भाई, जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स है, ये भी पीछे है अभी तक एजुकेशन के मामले में, तो हम लड़कियों के लिए, जो कन्याओं के लिए भी पाठशाला चलाएंगे। तो इन्होंने फिर जो कन्या या पुत्री पाठशाला भी चलाई थी। ठीक है, आगे बात समझ में आ गई होगी। ये लड़कियों की शिक्षा के लिए, जो कन्याओं की शिक्षा के लिए ये जो कन्या पाठशाला या पुत्री पाठशाला चलाते हैं, और जो दलितों के लिए कबीर पाठशाला चलाते हैं। कौन सा संगठन चलाता है, सर्वहितकारिणी सभा, जिसकी स्थापना 1907 में चूरू में हुई थी। चूरू बीकानेर रियासत का भाग हुआ करता था उस समय में। ठीक है, ये बात हो चुकी है। अब बात आती है भाई, देखिए 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, उसमें जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष बने थे। तो 1929 के जो लाहौर अधिवेशन में यानी जो जवाहरलाल नेहरू जी ने घोषणा कर दी थी कि भाई जो अगले, जो देखिए इनके जो अधिवेशन होते थे नवंबर दिसंबर में होते थे ज्यादातर। ठीक है, तो 1929 में इनका अधिवेशन हो रहा था। इनका जो अधिवेशन हो रहा था, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने घोषणा कर दी थी कि हम 26 जनवरी को, जो अगले महीने, जो अगला जो साल आ रहा है 1930 वाला, उसमें 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है, हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और अंग्रेजों के सामने या अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज की मांग हम करते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का, उसमें नेहरू या जवाहरलाल नेहरू जी ने जो घोषणा कर दी थी कि हम 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और हम अंग्रेजों से यानी संपूर्ण यानी स्वराज की मांग करते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। देखिए ये बात आपको यहाँ पर बताने का जो औचित्य, जो तात्पर्य है, तो आगे जो मैं फैक्ट बताऊंगा उसके लिए है। ठीक है, देखिए जो धर्मस्तूप घटना घटती है चूरू में, ये जो घटना घटती है, हालांकि देखिए जो ये एक बात जो अपन छगनराज चौपासनी वाला जो मारवाड़ में पढ़ रहे थे, वहां से भी जो छगनराज चौपासनी वाला ने भी वहां पर जो झंडा फहरा दिया था। ठीक है, जो भारतीय झंडा वो फहरा दिया था। देखिए यहाँ की अपन बात कर रहे हैं, तो आगे मैं बात करता हूँ, समझना। जो 1929 वाली जो मैं बात बताया हूँ जवाहरलाल नेहरू जी की, देखिए 26 जनवरी 1930 को धर्मस्तूप घटना होती है। ठीक है, 26 जनवरी 1930 भाई, जो अगला महीना जो आ गया, जो ये अधिवेशन में बात कर रहे थे भाई 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। देखिए ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, पहले जो भारत यानी स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, यानी आजादी तक, यानी 26 जनवरी को मना रहा था, जिस समय जो यानी जब तक स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है, तब तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। फिर जो 15 अगस्त को ही कैसे मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस जो वर्तमान में, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई देखिए जो फिर स्वतंत्रता अपने को मिलती है 15 अगस्त को। ठीक है, तो फिर भाई अब 26 जनवरी का क्या किया जाए, भाई स्वतंत्रता तो अपन 15 अगस्त को हुए हैं, अब 15 अगस्त को मनाया जाएगा, लेकिन अपना जो भावनात्मक जो तिथि है, जो भावनात्मक जो लगाव है 26 जनवरी के साथ है, 26 जनवरी को क्या किया जाए। तो फिर ऐसा ये इन्होंने सोचा, जो लोग थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने सोचा कि यार अपन ऐसा करते हैं भाई 26 जनवरी को संविधान लागू कर लेंगे। ठीक है भाई, जो संविधान दिवस मना लेंगे। ठीक है, तो भाई जो संविधान भी 26 नवंबर को ही तैयार हो जाता है। ठीक है, तो भाई 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं अपन आज भी। तो फिर ये करते हैं भाई, ठीक है, किसी को बताना बताना मत, अपन ये करते हैं कि जो बन तो गया 26 नवंबर को, लेकिन इसको 26 जनवरी को लागू कर लेंगे। तो 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी को यानी जो
यानी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन लागू किया गया था जो संविधान, और 15 अगस्त को फिर स्वतंत्रता दिवस या आज़ादी का दिवस मनाया जाने की जो परंपरा चली है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो इफेक्ट था ये आपके सामने मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो ये 26 जनवरी जो 1930 की जो घटना है, धर्म स्तूप घटना, ये चूरू में घटती है। अब देखिए जो चूरू में एक धर्म स्तूप है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चूरू में जो धर्म स्तूप है यहाँ पर देखिए, जो ये सार्वजनिक जगह होगा, जो भी स्तूप है, जो धर्म स्तूप है चूरू के, यानी ठीक है। तो चूरू में जो धर्म स्तूप है यहाँ पर जो स्वामी गोपाल दास की अपन बात कर चुके हैं, स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहेड़, ठीक है। एक तो जो थे स्वामी गोपाल दास जी और चंदनमल बहेड़, इन लोगों ने धर्म स्तूप जो यहाँ पर जो जगह है यहाँ पर भारतीय झंडा फहरा दिया था। अब ये जो क्रांतिकारी थे, तो देखिए इनकी जो मैं बात वापस समझाने की कोशिश करूं, धर्म जो चूरू वाला क्षेत्र बीकानेर रियासत के अंतर्गत आता था, या बीकानेर रियासत के यानी क्षेत्र में आता था, या क्षेत्राधिकार में आता था। अब यहाँ पर भाई जो सरकार कौन, राजा की सरकार। हालांकि राजाओं ने संधियां कर रखी थी अंग्रेजों से, लेकिन भारत देश अलग था जिस पर अंग्रेजों का राज था, और जो बीकानेर नामक जो देश अलग था जिस पर राजाओं का अधिकार था। अब देखिए जो भारतीय झंडा बीकानेर देश यानी बीकानेर नामक अलग देश में फहराना, वह बीकानेर रियासत के जो भी कानून है, जो रूल्स है, इनके तो खिलाफ है। तो चंदनमल बहेड़ और गोपाल, ये जो स्वामी गोपाल दास जी जो थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, इन्होंने भारतीय झंडा चूरू में फहरा दिया, जो धर्म स्तूप नामक जो स्थान है यहाँ पर फहरा दिया। अब जो ये जो चूरू वाला क्षेत्र है राजा के अधिकार में, राजा को लगे भाई यार ये गलत है, हमारी जो रियासत में एक भारतीय देश का जो झंडा फहराना तो गलत है, हमारे जो कानून जो रूल्स है उनके खिलाफ है। तो इनको ये जो घटना थी तो ये भाई गलत है। एक क्रांतिकारी जो घटनाएं हैं तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन बनेगा धर्म स्तूप घटना किस रियासत से जुड़ी हुई है, तो बीकानेर रियासत से जुड़ी हुई है। डायरेक्ट ऑप्शन चूरू भी आ सकता है, भाई कहाँ पर घटी थी, तो चूरू में घटी थी, ठीक है। चूरू उस समय बीकानेर रियासत का भाग हुआ करता था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कांग्रेस का झंडा यहाँ पर चूरू के धर्मस्तूप नामक स्थान पर चंदनमल बहेड़ और गोपाल यानी स्वामी गोपाल दास ने फहरा दिया था, जो बीकानेर रियासत के खिलाफ था। देखिए अब बात आती है बीकानेर दिग्दर्शन यानी पर्चा, बीकानेर दिग्दर्शन पर्चा। अब देखिए बीकानेर जो दिग्दर्शन जो पर्चा है ये किस प्रकार से प्रकाशित होता है, किस प्रकार से जो बीकानेर के शासन का विरोध किया जाता है, उसकी मैं आपको बात बताऊं। देखिए इस समय जो बीकानेर महाराजा थे गंगा सिंह थे, गंगा सिंह का नाम बड़ा नाम आता है भाई, यानी राजाओं के नाम अगर यानी राजाओं की बात करते हैं तो देखिए आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि गंगा सिंह जो थे उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, ठीक है। कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 वाले, ठीक है। 30, 31 और 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ था। देखिए मैं पिछली क्लास में थोड़ा सा ये बोल गया था कि सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट ने भी भाग लिया था, लेकिन सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने लिया था। एनी बेसेंट गलती से भूल गए भाई, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना वहां पे, आप अगर लिख लिए हो तो ठीक कर लेना उसको। कांग्रेस की तरफ से केवल महात्मा गांधी भाग लेते हैं, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय खुद के खर्चे पर, निजी खर्चे पर भाग लेते हैं गोलमेज सम्मेलन में, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। राजपूताना जो जहाज से महात्मा गांधी जी गए थे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान वापस नोट कर सकते हो, आपको करेक्शन कर लेना। तो जो महाराजा गंगा सिंह जी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। अब देखिए जो बीकानेर दिग्दर्शन जो पर्चा था, इस पर ध्यान देना, ये किस प्रकार से जो छपता है, किस प्रकार से वह निकलता है, जनता के सामने आता है। गंगा सिंह जी जो 1930 में यानी 1931 में जो वहां पर गए हुए थे, गोलमेज सम्मेलन में गए हुए थे, ठीक है।
अब देखिए दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन में गए हुए थे 30, 31 और 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में यानी गंगा सिंह जी लंदन में गए हुए थे। अब वहां पर जो पर्चा था ये प्रकार यानी गंगा सिंह के सामने आता है। अब देखिए जो गोलमेज सम्मेलन चल रहा था उस सम्मेलन का जो अध्यक्ष था लॉर्ड सैंकी। देखिए इतना आपको ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूं। लॉर्ड सैंकी इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्ष था या अध्यक्ष बना था या अध्यक्षता करता है लॉर्ड सैंकी। लॉर्ड सैंकी के पास बीकानेर दिग्दर्शन नामक पर्चा आ जाता है, यहां से जाता है वहां पर जो बीकानेर दिग्दर्शन नामक पर्चा। इस पर्चे में क्या लिखा हुआ था, क्या खबर थी? इस पर्चे में जो उल्लेख किया हुआ था कि बीकानेर में जो कुशासन चल रहा था या बीकानेर में किस प्रकार का जो गलत शासन चल रहा है, इस प्रकार की या बीकानेर के शासन की आलोचनाएं थी। सीधी सी बात अगर अपन करें तो इस बीकानेर दिग्दर्शन जो पर्चा था इसमें बीकानेर के शासन की आलोचनाएं लिखी हुई थी। भाई यहाँ पर जो शासन गलत तरीके से चलाया जा रहा है, जनता पर अत्याचार किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पर्चा है ये 2 लोगों ने लिखा था, हालांकि बंटवारा दूसरे लोगों ने था या प्रकाशित दूसरे लोगों ने किया था कि भाई जो लिखने वाले 2 बंदे अलग थे। अमृतलाल सेठ था एक बंदा, ठीक है। अमृत आप लिखना चाहो तो लिख लेना भाई जो पर्चा लिखा किसने था, तो अमृतलाल सेठ था एक, और एक पीएल चूड़ीगर था, ठीक है, पीएल चूड़ीगर। तो ये लिखना चाहो तो लिख लेना, ज्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। हालांकि जो लिखने वाले अलग थे और जो आगे पहुंचाने वाले अलग थे। जो बड़े जो नेता थे अपन बात कर चुके हैं पहले, जैसे वो स्वामी गोपाल दास जी और जो थे चंदनमल बहड़, इन जो बड़े जो नेता थे, ये नेता इस पर्चे को लंदन गोलमेज सम्मेलन तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। अब जो लॉर्ड सैंकी के पास से पर्चा पहुंच जाता है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जैसे ही महाराजा गंगा सिंह की बोलने की बारी आती है, जैसे ही महाराजा गंगा सिंह के बोलने का टाइम आता है, तब वो जैसे खड़े होते हैं, लॉर्ड सैंकी ने महाराजा गंगा सिंह को पर्चा पकड़ा दिया। भाई गंगा सिंह जी, इस पर्चे को एक बार आप पढ़िए, ये आपकी बीकानेर रियासत से संबंधित जो पर्चा आया है, ठीक है। गंगा सिंह जी पढ़ते हैं और उनको लगता है यार मरवती है यार। गंगा सिंह बोल नहीं पाते हैं और वो कहते हैं अगले दिन बात करेंगे इस मामले में, और मेरी बात को यहीं विराम देता हूँ। और गंगा सिंह बाहर निकलते हैं। गंगा सिंह जी वापस आते हैं, बीकानेर आते हैं, और गंगा सिंह को लगता है यार ये तो गलत किया है, किसने किया है। गंगा सिंह आते अपने मंत्रियों को कहते हैं कि पता लगाओ कौन था इस प्रकार से जो बदतमीजी करने वाला, कौन इस प्रकार से जो वहां पर ये जो पर्चा पहुंचाया है, उनको पकड़ो पहले। देखिए बीकानेर जो फिर षड्यंत्र मुकदमा होता है, ठीक है। बीकानेर दिग्दर्शन पर्चे की अपन बात कर लिए हैं, किस प्रकार से यहाँ पर छपता है, किस प्रकार से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पहुंचता है, ठीक है। बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा की बात करते हैं यहीं पर। ये जो मुकदमा था ये 1934 में शुरू होता है, बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा 1934 में 1932 में शुरू होता है और 1934 तक चलता है, ठीक है। 32 से 34 तक चलता है, हालांकि आप शुरुआत वाला टाइम ध्यान रख लेना, जो सन है 1932 में। गंगा सिंह जी उधर 1931 में आते हैं गोलमेज सम्मेलन से, यानी फिर जो मुकदमा चलाते हैं भाई जो इन लोगों को पकड़ो, ये कौन लोग थे। अब देखिए बीकानेर जो दिग्दर्शन जो विवाद के कारण कई जो ये कार्यकर्ता थे, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। बीकानेर दिग्दर्शन जो एक प्रकार से जो पर्चे वाला विवाद हो गया था वहां पर पहुंच जाता है, किस प्रकार से बीकानेर की जो छवि डाउन की जाती है, गंगा सिंह की छवि डाउन की जाती है। गंगा सिंह आते यहाँ पर अनाउंसमेंट करवाते इनको पकड़ो, और जो फिर ये जो बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया जो ये अपने को सामने आता है, पढ़ना पड़ता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार किन लोगों को किया गया था, वो भी भाई स्वामी जो गोपाल दास जी थे, भाई बड़े नेता ये थे, क्रांतिकारी नेता ये थे, स्वामी गोपाल दास हैं, चंदनमल बहड़, सत्यनारायण सराफ यानी और खूबराम सराफ। तो ये 4 लोगों के नाम आप लिख सकते हो एग्जाम्पल की दृष्टि से, बड़े नेता थे, ठीक है। स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहड़, खूबराम सराफ और सत्यनारायण सराफ, ये 4 लोगों के नाम लिख लो आप एग्जाम्पल की दृष्टि से। भाई इनको गिरफ्तार किया गया था। ये बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा था, 1932 से 1934 तक चलता है।
अब देखिए इन लोगों की पैरवी किसने की थी, इन लोगों का जो है, जो गिरफ्तार जिन लोगों को कर रखा था या किया गया था, इनका मुकदमा लड़ता कौन है? तो रघुवर दयाल गोयल नाम का एक बंदा था। देखिए ये जो रघुवर, ये इस प्रकार जो क्वेश्चन ये भी शायद नहीं बन पाते हैं भाई, इन लोगों का जो मुकदमा किसने लड़ा था। लेकिन ये जो RS मेंस वगैरह जो होते हैं, जिसमें 2 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछ ले, बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा के बारे में आप क्या जानते हो, तब फिर भाई अपने को लिखना पड़ जाता है, जो भी फैक्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, तब लिखना पड़ जाता है अपने को, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में तो ये तो नहीं पूछा जाएगा जो इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा के दौरान, उन लोगों का मुकदमा किसने लड़ा था। तो शायद मुझे नहीं लगता, फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जो ये लोग पकड़े गए थे, गिरफ्तार किए गए थे, इनका मुकदमा जो एक वकील थे रघुवर दयाल गोयल, तो इन्होंने इनका मुकदमा लड़ा था या केस लड़ा था कि मैं इनका केस लड़ूंगा, ठीक है। अब बात आती है प्रजामंडल की स्थापना की, ठीक है। अब तक की अपन बात कर रहे थे जो प्रजामंडल से पहले क्या क्या होता है, जो प्रजामंडल की स्थापना होने से पहले क्या क्या होता है, ठीक है। 1934 तक लगभग अपन बात कर चुके, 32 से 34 तक ये जो मुकदमा चलता है। अब 1936 में प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। देखिए 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। अब अपन प्रजामंडल की बात करते हैं। कलकत्ता में इसकी स्थापना की जाती है। देखिए आगे भी अपन कुछ प्रजामंडलों की स्थापना की बात करेंगे कि कुछ प्रजामंडलों की स्थापना खुद की जो रियासत से बाहर होती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है कि नाम दे दिया जाता है क्वेश्चन में कि फलाने फलाने जो यानी प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो देखिए एक तो भाई ऐसा कोई प्रजामंडल जिसकी खुद की रियासत में ही स्थापना होती है। कुछ जो प्रजामंडल है आगे अपन पढ़ेंगे, आगे आएंगे कि उनकी स्थापना उस रियासत से बाहर की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। तो बीकानेर के जो सेठ लोग थे, तो बीकानेर के सेठ लोगों ने भाई जो यानी कलकत्ता में जो वहां पर रह रहे थे, अपना व्यापार जो बिजनेस कर रहे थे, बीकानेर के जो सेठ लोग थे, इन लोगों ने यानी कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो ऑप्शन में कलकत्ता रहेगा और फिर 3 ऑप्शन अलग रहेंगे, तो आपको करना होगा कलकत्ता, ठीक है। ये बात होगी स्थापना की। स्थापना की बात होती है तो फिर संस्थापकों की बात होती है। तो अपन कुछ लोगों के बात भी कर चुके हैं, जैसे रघुवर दयाल गोयल की। तो रघुवर दयाल गोयल भी संस्थापकों में से रहते हैं। वैद्य मगाराम जी संस्थापकों में से रहते हैं, ठीक है। रघुवर दयाल गोयल, वैद्य मगाराम जी और मुक्ता प्रसाद। ठीक है, ये जो संस्थापक थे इसके, वैद्य मगाराम, मुक्ता प्रसाद, रघुवर दयाल गोयल। देखिए लक्ष्मी देवी आचार्य का भी नाम थोड़ा सा लिख लेना। लक्ष्मी देवी आचार्य इस प्रजामंडल से जुड़े थे भाई, ठीक है। लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर प्रजामंडल से जुड़े थे। तो क्वेश्चन बन सकता है निम्नलिखित में से जो कौन सी महिला का संबंध इन बीकानेर प्रजामंडल से रहा है। तो लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध बीकानेर प्रजामंडल से रहा था, ठीक है। बात आगे और करते हैं बीकानेर राज्य लोक परिषद। देखिए बीकानेर जो मारवाड़ में भी हुई थी ऐसे ही। तो अपन बात करते हैं बीकानेर राज्य लोक परिषद। इसकी स्थापना 1942 में होती है, बीकानेर राज्य लोक परिषद की। देखिए आपको कमेंट बॉक्स में ऐड करना चाहिए, जैसे मारवाड़ राज्य लोक परिषद कब बनी थी, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद कब बनी थी, ठीक है। जैसे वैसे ही जो उनकी स्थापना होती है, जैसे मारवाड़ में स्थापना होती है, वैसे ही भाई जो यहाँ के लोग भी ऐसे ही थे, यहाँ के जो नेता भी ऐसे ही थे कि अपन भी अलग एक
पार्टी बना लेते हैं। नेताओं में कभी नहीं बनती, पहले भी नहीं बनती थी, आज भी नहीं बनती है। आज के नेता भी अलग अलग पार्टियां बनाने पे उतारू हो जाते हैं। उनको लगता है भाई अपनी बारिश पार्टी में नहीं पड़ रही है। हालांकि कुछ नेता ऐसे होते हैं थोड़े दिनों के बाद में वापस बैकफुट पे आ जाते हैं। ठीक है, कुछ नेताओं का हालांकि अपन नाम नहीं लेंगे यहाँ पे। बीकानेर राज्य लोक परिषद की स्थापना होती है 1942 में इसकी स्थापना होती है। डेट की अगर बात करो तो 22 जुलाई को स्थापना होती है। ठीक है, 22 जुलाई 1942 को रघुवर दयाल गोयल इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, इसके जो संस्थापक लिखना था तो रघुवर दयाल गोयल ये लिख सकते हो आप। ठीक है, बीकानेर राज्य लोक परिषद। ठीक है, 22 जुलाई 1942 को स्थापना होती है। जो स्थापना करते हैं रघुवर दयाल गोयल करते हैं। अब बात और आगे अपन करते हैं। देखिए 1943 में महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1943 में महाराजा गंगा सिंह की डेथ हो जाती है या निधन हो जाता है। अब बात आती है कि उनके बाद में फिर राजा कौन बनता है। अपन बीकानेर का जो इतिहास पढ़ रहे थे, राजवंश पढ़ रहे थे, उस समय बात कर लेते। उनके जो बेटे हुए थे शार्दुल सिंह, वो अगले राजा बनते हैं। ठीक है, अगले राजा शार्दुल सिंह बनते हैं, गंगा सिंह के जो बेटे थे। अब इन्होंने प्रशासन में कुछ गड़बड़ की, सही तरीके से प्रशासन नहीं चला पा रहे थे, तो इनके खिलाफ जनता हो जाती है। ठीक है, शार्दुल सिंह के भाई जो खिलाफ जनता हो जाती है, इनका विरोध किया जाता है। बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बीकानेर दमन विरोधी दिवस। अब बात आएगी या क्वेश्चन बनेगा कि बीकानेर दमन विरोधी दिवस किस राजा के विरोध में मनाया जाता है या किस राजा के खिलाफ मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आप फ्लो में गंगा सिंह कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो आंसर होगा शार्दुल सिंह होगा। ठीक है, जो बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया जाता है 1944 में मनाया जाता है 26 अक्टूबर को। ठीक है, 26 अक्टूबर 1944 को मनाया जाता है। 43 में गंगा सिंह की मृत्यु होती है, इनका निधन होता है। उनके बाद में अगले राजा बनते हैं शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह जो प्रशासन में कुछ गड़बड़ करते हैं, प्रशासन सही तरीके से नहीं संभाल रहे थे, नहीं यानी सही तरीके से नहीं चला रहे थे। फिर उनके खिलाफ बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया जाता है 26 अक्टूबर 1944 को। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी भाई किसके खिलाफ मनाया गया था। अब देखिए एक घटना होती है रायसिंह नगर घटना। ठीक है, रायसिंह नगर घटना जो श्री गंगानगर में पड़ता है रायसिंह। ठीक है, रायसिंह नगर यानी 1946 में होती है। यानी जो दिन अलग अलग रहेंगे, महीने अलग अलग रहेंगे, अभी बताता हूं मैं आपको। रायसिंह नगर घटना होती है 1946 में 30 जून और 1 जुलाई को। ठीक है, 30 जून 1 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर घटना होती है। ठीक है, रायसिंह नगर घटना जो 30 जून और 1 जुलाई 1946 को होती है। देखिए बीकानेर जो देसी यानी बीकानेर राज्य लोक परिषद थी, इसने या इसकी एक सभा चल रही थी। ठीक है, बीकानेर जो अपन अभी बात किया है बीकानेर राज्य लोक परिषद, इसकी सभा चल रही थी रायसिंह नगर में। इसकी जो सभा चल रही थी इस पर पुलिस ने फायरिंग कर दी। ठीक है, देखिए जो फायरिंग वगैरह होती है उसमें जो लोग मारे जाते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, उनमें अगर कोई भाई जो हिट हो जाता है बंदा या कोई इम्पोर्टेंट जो बड़ा नेता होता है उसका नाम भी पूछ लिया जाता है, या उस जो घटना की डेट या सन पूछ ली जाती है, या ऐसे पूछ लिया जाता है कि भाई जो ये घटना है किस प्रजामंडल से या किस रियासत से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन किसी न किसी प्रकार से घुमाकर पूछ लिया जाता है। ये नहीं होता है कि भाई एक फैक्ट का ओनली एक ही क्वेश्चन बने, एक फैक्ट से अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो रायसिंह नगर घटना 30 जून और 1 जुलाई 1946 को होती है। यहाँ पर जो बीकानेर राज्य लोक परिषद की सभा चल रही थी, इस सभा पर पुलिस द्वारा फायरिंग कर दी जाती है और इस जो फायरिंग के दौरान एक बंदा मारा जाता है। ठीक है, बीरबल नाम का एक जो बंदा मारा जाता है। अब देखिए आपके माइंड में अकबर बीरबल वाला जो बीरबल नहीं आना चाहिए, ये बीरबल अलग है
वो बीरबल अलग था। तो ये जो बीरबल था ये इस सभा में फायरिंग के दौरान शहीद हो जाता है या मारा जाता है। देखिए जो ये सभा थी या जो सभा चल रही थी यहाँ पर जो रायसिंह नगर में, इसके अध्यक्ष की भी अगर आप बात करना चाहो, अगर आप अध्यक्ष लिखना चाहो तो सत्यनारायण सराफ आप लिख सकते हो। ठीक है, अभी अपन ऊपर बात कर चुके हैं सत्यनारायण सराफ, या पहले बात कर चुके हैं सत्यनारायण सराफ, जिनको बीकानेर षड्यंत्र जो मुकदमा था उसके दौरान गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, जो सत्यनारायण सराफ इस सभा के यानी अध्यक्ष थे या अध्यक्षता कर रहे थे। अब बीरबल दिवस मनाया जाता है यहाँ पर जो बीकानेर में, तो बीरबल दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई को। ठीक है, बीरबल दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई को। जो बीरबल जो नाम का जो बंदा यहाँ पर शहीद हो जाता है उसकी याद में बीरबल दिवस मनाया जाता है। अब देखिए बीरबल दिवस मनाया तो जाता है, लेकिन एक फैक्ट अपन जो राजस्थान ज्योग्राफी में और पढ़ते हैं, जब इंदिरा गांधी नहर पढ़ते हैं तब इंदिरा गांधी नहर की जो एक शाखा है, ठीक है, जैसलमेर शाखा, तो जैसलमेर शाखा का नाम जो आजादी के बाद में बीरबल शाखा कर दिया गया था। ठीक है, जो इंदिरा गांधी नहर की जो जैसलमेर शाखा थी उसका नाम आजादी के बाद में बीरबल शाखा कर दिया गया था। क्वेश्चन बनेगा इंदिरा गांधी नहर की जैसलमेर शाखा का नाम बदलकर क्या किया गया था, बीरबल शाखा कर दिया गया था। इंदिरा गांधी नहर की जैसलमेर शाखा का नाम किस व्यक्ति के नाम पर किया गया था, बीरबल के नाम पर किया गया था। बीरबल के नाम पर इंदिरा गांधी नहर की किस शाखा का नामकरण किया गया था, तो जैसलमेर शाखा का नामकरण किया गया था। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक ही फैक्ट से क्वेश्चन दो तीन प्रकार से घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है आगे। रायसिंह नगर जो एक घटना हुई थी, इस घटना के लिए एक समिति बनाई जाती है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की तरफ से। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के पास ये जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कि इस प्रकार से वहां पर कोई घटना हो गई है रायसिंह नगर में, तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 में यानी एक सदस्य यानी 3 सदस्य यानी कि जांच की वो बनाती है। देखिए ये 1927 वाली बात नहीं है अभी, तो यानी जो 1927 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान देना कि 1927 में नहीं बनाती, 1927 में तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना होती है। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है, सूचना पहुंचती है, तो उसने 3 सदस्य एक कमेटी बनाई थी, एक समिति बनाई थी कि जो आपको जो समिति बनाई थी उसको जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको इस घटना की जांच करनी चाहिए, इस घटना की जांच करनी चाहिए। तो इसमें सदस्य कौन कौन है, जो 3 सदस्य कौन कौन है, जिनकी अपन पहले बात कर चुके हैं। एक तो हीरालाल जी है, हीरालाल शास्त्री को अपन ढंग से पढ़ चुके हैं पहले जयपुर प्रजामंडल के दौरान। ठीक है, जेंटलमैन एग्रीमेंट के दौरान पढ़ चुके हैं। ठीक है, मिर्जा इस्माइल और जो हीरालाल शास्त्री, और इनके साथ और सदस्य भी थे गोकुलभाई भट्ट और रघुवर दयाल गोयल। ठीक है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद इस घटना की जांच के लिए एक समिति बनाती है, एक कमेटी बनाती है। उस समिति के जो सदस्य थे हीरालाल शास्त्री, गोकुलभाई भट्ट और रघुवर दयाल गोयल, ये 3 लोग थे। देखिए ये जो रिपोर्ट तैयार करती है और जो इनकी खानापूर्ति करती है, जांच वगैरह जो करती है, आगे रिपोर्ट पहुंचा देती है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के पास। ठीक, ये बात हो चुकी है। अब बात आती है, देखिए प्रजामंडलों की बात हुई हो गई है, यहाँ पर जो आंदोलन चलते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। बीकानेर रियासत के जो किसान आंदोलन है, देखिए अपन किसान आंदोलन अलग से पढ़े थे, लेकिन जो बीकानेर रियासत के जो किसान आंदोलन है अपन यहाँ पर पढ़ लेते हैं। बीकानेर रियासत के किसान आंदोलन जब अपन किसान आंदोलनों के दौरान नहीं पढ़े थे, तो देखिए उदासर और जो महाजन जो किसान आंदोलन थे, इन जो ये इंपॉर्टेंट आंदोलन है इनकी बात कर लेते हैं। इनके साथ और भी जो आंदोलन हुए थे उनकी बात कर लेंगे थोड़ी बहुत।
ठीक है, उदासर और महाजन के बारे में देख लो, फिर आगे और बात करते हैं। जो आंदोलन हुए थे उनकी बात करेंगे, खालसा क्षेत्रों में जो आंदोलन हुए थे उनकी बात करेंगे। देखिए जो उदासर था, ये उदासर किसान आंदोलन था, इसका जो नेता था जीवन राम चौधरी। ठीक है, जीवन राम चौधरी इसका जो नेता था उदासर किसान आंदोलन का। उदासर किसान आंदोलन जो होता है 1937 में होता है। ठीक है, 1937 में होता है। इसका जो मुख्य नेता था जीवन राम चौधरी था। देखिए अब बात आती है महाजन किसान आंदोलन की, तो महाजन किसान आंदोलन होता है 1938 में। ठीक है, महाजन किसान आंदोलन होता है 1938 में। जो महाजन जो था ये बीकानेर रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था, ये आप लिख लेना ब्रैकेट में। ठीक है, महाजन जो था बीकानेर रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। 1938 में यहाँ पर जो आंदोलन होता है, यहाँ का जो सामंत था भोपाल सिंह, भोपाल सिंह ने कर बढ़ा दिए थे। ठीक है, भोपाल सिंह ने कर बढ़ा दिए थे। तो इन बढ़े हुए करों के विरोध में जनता आंदोलन करती है, जो किसान आंदोलन करते हैं। ठीक, हालांकि गंगा सिंह जो महाराजा थे, महाराजा गंगा सिंह थे, उन्होंने भोपाल सिंह से बातचीत करके इन करों को कम करवा दिया। ठीक है, तो ये दो आंदोलन है। इनके बाद में और करते हैं, एक जो दूधवा खरा और एक कांगड़। ठीक है, दो आंदोलन हो रहे थे। दूधवा खरा किसान आंदोलन जो 1944 में हुआ था, कांगड़ किसान आंदोलन 1946 में हुआ था। ठीक है, 1937 उदासर किसान आंदोलन, महाजन किसान आंदोलन 1938, दूधवा खरा किसान आंदोलन 1944, जो कांगड़ किसान आंदोलन 1946। ठीक है, 37, 38, 44, 46। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रख लेना। देखिए जो ये दूधवा खरा किसान आंदोलन हुआ था, इस समय जो राजा था शार्दुल सिंह। ठीक है, तो देखिए 1943 में महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है, तो फिर 44 का टाइम है, तो 44 में शार्दुल सिंह महाराजा है। फिर भाई देखिए जो हनुमान सिंह जो आर्य थे, इस किसान आंदोलन के नेता थे। दूधवा खरा जो किसान आंदोलन था, इसके जो नेता थे हनुमान सिंह आर्य थे। आपको इतना ही ध्यान रखना है। दूधवा खरा किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है, तो बीकानेर रियासत से है। देखिए जो ये हनुमान सिंह आर्य हैं, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इन्होंने 64 दिन की भूख हड़ताल की थी। ठीक है, हनुमान सिंह आर्य ने इस आंदोलन के दौरान 64 दिन की भूख हड़ताल की थी। देखिए 65 दिन की थी, भाई 64 दिन भी हो सकता है, कुछ जगह पर 64 दिन मिल जाता है, कुछ जगह पर 65 दिन है, लेकिन 65 दिन कर सकते हो। हनुमान सिंह आर्य ने 65 दिन की भूख हड़ताल की थी। इसके जो नेता थे दूधवा खरा किसान आंदोलन के हनुमान सिंह आर्य। कांगड़ किसान आंदोलन, इसके जो नेता थे मेघ सिंह आर्य। ठीक है, कांगड़ किसान आंदोलन जो 1946 में होता है, इसके जो नेता थे मेघ सिंह आर्य। अब बात आती है बीकानेर रियासत में जो खालसा क्षेत्रों में आंदोलन होते हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। बीकानेर रियासत में अपन पहले पढ़ चुके हैं, जब महाराजा गंगा सिंह पढ़े थे, गंगनहर की बात कर चुके हैं। गंगनहर किसान आंदोलन आप हेडिंग डाल लेना। जो खालसा क्षेत्र के आंदोलन पढ़ रहे हैं अपन, तो गंगनहर किसान आंदोलन डाल लो हेडिंग आप। ठीक है, खालसा क्षेत्र के किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं, तो गंगनहर किसान आंदोलन की बात करें, ये होता है 1930 और 31 में। ठीक है, 1930 और 31 में जो आंदोलन होता है। बात आती है 1927 में, तो यहाँ पर गंगनहर आ गई थी। तो गंगनहर आने से पहले, ठीक है, तो यहाँ पर जमीनों का आवंटन शुरू हो जाता है।
भाई किस प्रकार से किस किसान को कितनी जमीन दी जाएगी ये खेती करने के लिए। तो जमीन भाई किस क्षेत्र में कौन लोग खेती करेंगे। तो जमीनों का आवंटन 1923 में ही शुरू हो जाता है। 1927 में गंग नहर आती है। अब देखिए पंजाब जो यहाँ के जो लोग थे बीकानेर वाले, इन बीकानेर वाले किसानों को जो नहर प्रणाली से खेती करना आता ही नहीं था। नहर प्रणाली से जो खेती करने के बारे में समझते नहीं थे। अब भाई समझते नहीं थे तो यहाँ पर क्या किया जाए, कौन लोग खेती करें। तो पंजाब वाले किसानों को यहाँ पर लाया जाता है। उन लोगों को कहा जाता है कि आपको अच्छी अच्छी सुविधा दी जाएगी और आप यहाँ पर आके और आप खेती कीजिए, ठीक है। पंजाब वाले किसानों को यहाँ पर लाया जाता है। हालांकि फिर आगे देखिए जो ये सिख किसान थे ये आते हैं और जो खेती करते हैं, इनको जमीनें दी गई थी जो किस्तों के रूप में, भाई आप किस्त चुकाओ और आपको जमीन दी जा रही है, इसके बदले में आप पैसे तो दोगे लेकिन पैसों को टुकड़ों में दे सकते हैं, पेमेंट को आप टुकड़ों में दे सकते हो। तो देखिए एक तो इनका लगान ज्यादा कर दिया गया था, जो टैक्स था वो ज्यादा कर दिया गया था, और एक जो था इनसे एक सिंचाई कर लिया जा रहा था, उस सिंचाई कर को कहा जाता था उस आबियाना कर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, आबियाना कर ब्रैकेट में लिख लेना सिंचाई कर। तो आबियाना कर भी लिया जा रहा था इनसे, आबियाना कर लिया जा रहा है, सिंचाई का भी कर लिया जा रहा है। और एक जो ये थी कि जमीनों की किस्तें जो थी भाई आपसे चुकाए, यानी जो किसान कुछ लोग ऐसे थे, कुछ किसान ऐसे थे उनसे किस्त टाइम पर नहीं चुक रही थी या जमा नहीं हो पा रही थी। अब इस टाइम पे अगर वो किस्त जमा नहीं करा पा रहे हैं तो क्या करें, उनको कहते भाई ठीक है तुम आगे करवा देना, उनके और भी टाइम बढ़ा दिया गया। लेकिन टाइम बढ़ाया गया तो उसके साथ भाई ब्याज ज्यादा बढ़ने लग गया। भाई एक प्रकार से पेनल्टी होती है, अपने अपन भी कोई फाइनेंस पे जो किस्त वगैरह करवाते हैं, जो भी फाइनेंस करवाते हैं, टाइम पे अगर नहीं जमा करवाते तो पेनल्टी वगैरह लगती है। वैसे ही उनकी जो किस्तों का ब्याज बढ़ने लग गया था। तो इसके कारण ये जो एक कारण थे इस आंदोलन के, ये जो गंग नहर किसान आंदोलन के जो कारण ये थे, इसके कारण लोगों ने विरोध किया। किसानों ने एक जमींदारा संघ बनाया। ठीक है, किसानों ने एक जमींदारा संघ बनाया। देखिए जमींदार जो अपन पहले पढ़ते आए थे वो अलग है, यहाँ पर जो जमींदार है वो डायरेक्ट किसान ही है। पहले अपन ये पढ़ते थे किसान अलग होते थे, जमींदार अलग होते थे। जमींदार किसानों का शोषण करते थे, जमींदार किसानों से खेती करवाते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसानों को ही जमींदार कहा गया है। जमीन यानी इनको किसानों को जमीन का मालिक माना गया था, जमीन दे दी गई थी किसानों को और ये खेती करते हैं। तो जमींदारा संघ इन किसानों ने बनाया था। इसके जो नेता थे दरबार सिंह नेता बनते हैं और एक जो थे करतार सिंह। देखिए बाद में जो ये नेता बनते हैं करतार सिंह, इससे पहले लाहौर में एक कॉलेज में प्रिंसिपल थे, ठीक है। इसके जो जमींदारा संघ के जो नेता बनते हैं, एक तो दरबार सिंह थे और एक नेता थे करतार सिंह। करतार सिंह पहले लाहौर में एक कॉलेज के प्रिंसिपल थे, बाद में इस जो संघ के नेता बनते हैं, इस पार्टी के नेता बनते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है एक दिवस और मनाया जाता है यहाँ पर 14 मई 1941 को, माफी दिवस। आप लिख लेना भाई, देखिए हर चीज को बोर्ड पे लिखना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। माफी दिवस, जो माफ करने वाला दिवस मनाया जाता है, कि एक दिवस मनाया जाता है यहाँ पर माफी दिवस 14 मई 1941 को। कर कम नहीं किए जा रहे थे उनके कारण, ठीक है। एक दिवस मनाया जाता है माफी दिवस, तो 14 मई 1941 को मनाया जाता है। देखिए एक नाम और लिख लेना, कुंभाराम आर्य। बड़े नेता हुए थे यहाँ के, ठीक है, कुंभाराम आर्य बड़े किसान नेता हुए थे बीकानेर रियासत के। देखिए इन्होंने बीकानेर जो प्रजा परिषद अपन बात किए थे, ठीक है, बीकानेर जो प्रजा परिषद की एक सभा को संबोधित किया था, इन्होंने भाषण दिए थे। इन्होंने एक गांव पड़ता है ललाना, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कुंभाराम आर्य किस रियासत से संबंधित थे या किस प्रजामंडल से संबंधित थे, ठीक है। तो कुंभाराम आर्य कुल मिलाकर आपको इतना सा ध्यान रखना, सीधी सी बात यह है, बीकानेर रियासत से संबंधित रहे हैं, बड़े किसान नेता थे। बीकानेर प्रजा परिषद की एक सभा को ललाना गांव में संबोधित करते हैं। इनकी एक पुस्तक थी, या इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, किसान यूनियन क्यों।
कुंभाराम आर्य की पुस्तक थी किसान यूनियन क्यों। तो ये बात हो चुकी है बीकानेर प्रजामंडल की। बीकानेर प्रजामंडल कंप्लीट हो चुका है। देखिए इसके साथ थोड़ी बहुत अपन बात यानी धौलपुर प्रजामंडल की भी कर लेते हैं, तो कंप्लीट कर लेंगे। धौलपुर प्रजामंडल भी आते हैं। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना भी 1936 में होती है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना भी 1936 में होती है। जयपुर और बूंदी की 1931 में होती है। मारवाड़ और हाड़ौती की 1934 में होती है। बीकानेर और जो धौलपुर की 1936 में होती है। संस्थापक जो धौलपुर प्रजामंडल के रहते हैं कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु रहते हैं। ठीक है, ये धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1936 को। कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु इसके संस्थापक रहते हैं। देखिए इस समय जो धौलपुर के जो महाराजा थे उदयबान सिंह थे। उदयबान सिंह के बारे में आप सब जानते होंगे, वसुंधरा जी के ससुर लगते थे उदयबान सिंह। ठीक है, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो साइड में बॉक्स बना के। उदयबान सिंह इस समय धौलपुर के महाराजा थे। दोनों ही संस्थापक रहते हैं कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। इसके बाद में बात करते हैं वैसे ही जो ये सभाएं बनती है 1936 से पहले की बात कर रहे हैं अपन, यानी प्रजामंडल की स्थापना से पहले की अपन अब बात करते हैं। आचार सुधारिणी सभा जिसकी स्थापना होती है 1910 में। ठीक है, आचार सुधारिणी सभा 1910 में इसकी स्थापना होती है। यहाँ पर भी इसके जो संस्थापकों के नाम अगर आप लिखना चाहो तो एक जो संस्थापक का नाम लिखना चाहो तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ठीक है, इसके संस्थापक ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। और एक नाम लिख लेना यमुना प्रसाद। ठीक है, आचार सुधारिणी सभा की जो स्थापना 1910 में हुई थी। संस्थापक रहते हैं ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद। ठीक है, अब बात आती है आर्य समाज स्थापित, यानी आर्य समाज की भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। यहाँ पर 1911 में इधर आर्य समाज की भाई स्थापना वगैरह की जाती है। देखिए यहाँ पर जो संस्थापक रहते हैं वापस आर्य समाज के यमुना प्रसाद रहते हैं। ठीक है, और जो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु रहते हैं। और जो देखिए कार्यकारिणी में वही लोग होते हैं जो बड़े जो नेता होते हैं उन जो वही डिसीजन ले पाते हैं, और तो उनके साथ वाले रहते हैं भाई दरिया वरिया बिछाने वाले, पानी वानी पिलाने वाले, माइक वाइक सेट करने वाले। ठीक है, तो ये जो इन लोगों का ही चलता रहता है। जैसे अपन मारवाड़ में पढ़ रहे थे कहीं ना कहीं जयनारायण व्यास का जो नाम चल रहा था हर जगह पर चल रहा था। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर अगर बात करते हैं हम धौलपुर प्रजामंडल की, तो यहाँ पर जो ज्वाला प्रसाद जी ये इन्हीं का चलता रहेगा नाम। ठीक है, तो यमुना प्रसाद इनकी जो स्थापना करते हैं आचार सुधारिणी सभा की, और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु भी जो संस्थापक में रहते हैं। आर्य समाज की स्थापना इधर 1911 में की जाती है। आर्य समाज के यहाँ पर जो धौलपुर में संस्थापक रहते हैं यमुना प्रसाद और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु रहते हैं। 1918 में स्वामी सरदानंद आर्य समाज के जो बड़े नेता थे स्वामी सरदानंद के नेतृत्व में यहाँ पर जो स्वशासन आंदोलन चलाया जाता है। ठीक है, स्वशासन आंदोलन चलाया जाता है। देखिए लिखना चाहो तो आप लिख लेना, 1918 की बात है। आर्य समाज के बड़े नेता थे स्वामी सरदानंद, उनके नेतृत्व में या उनकी लीडरशिप में स्वशासन आंदोलन चलाया जाता है। स्वामी सरदानंद की हत्या के बाद ये जो आंदोलन समाप्त हो जाता है। स्वामी सरदानंद की जो हत्या कर दी जाती है, ये बात हो चुकी है। आर्य समाज की बात हो चुकी है। अब बात आती है नागरिक प्रचारिणी सभा की। इसकी स्थापना होती है 1934 में।
नागरिक प्रचारिणी सभा, इसकी स्थापना होती है 1934 में होती है। देखिए जो नागरिक प्रचारिणी सभा थी, ये हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य था हिंदी को बढ़ावा देना, कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाएगा। तो नागरिक प्रचारिणी सभा का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, क्वेश्चन में हिंदी को बढ़ावा देना। इसके जो संस्थापक रहते हैं जवाहरीलाल नेहरू और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ठीक है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जवाहरीलाल नेहरू नागरिक प्रचारिणी सभा के जो संस्थापक रहते हैं। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का लगभग हर जो संगठन में नाम आया है अभी तक अपन पढ़े उनमें। ठीक है, तो अब ध्यान रखना। अब बात आती है प्रजामंडल की। प्रजामंडल की स्थापना होती है 1936 में। ये जो संगठन थे इनकी अपन बात कर लिए। ठीक है, देखिए अब संस्थापकों की बात भी अपन कर लिए थे पहले, यानी कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अब बात आती है और आगे, बेनी 1940 को, यानी 20 अप्रैल 1940 की बात है। पूर्वी राजस्थान के जो कार्यकर्ता थे, यानी ठीक है 20 अगस्त यानी 20 अप्रैल 1940 की बात है। 20 अप्रैल 1940 को पूर्वी राजस्थान के जो कार्यकर्ताओं का बदाई गांव में एक सम्मेलन होता है। ठीक है, ठीक है, धौलपुर प्रजामंडल के दौरान बदाई गांव जो पड़ता है, यहां पर 20 अप्रैल 1940 को पूर्वी राजस्थान के जो एक कार्यकर्ता थे इनका सम्मेलन होता है। ये कोई गांव पड़ता है बदाई। यहां पर जो देखिए इसके जो उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की मांग। ठीक है, उत्तरदायी शासन की मांग इनका उद्देश्य था। अब राजा तैयार नहीं होता है। ठीक है, उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए यहां पर जो राजा तैयार नहीं होता है। अब एक सम्मेलन होता है तसीमो सम्मेलन। तसीमो एक जो जगह का नाम पड़ता है, तो तसीमो में यानी 12 नवंबर 1946 को होता है। लेकिन राजा ने इस सम्मेलन पर रोक लगा दी 12 नवंबर 1946 से। ठीक है, तसीमो में सम्मेलन होता है 12 नवंबर 1946 को। लेकिन इस सम्मेलन को होने से पहले ही यहाँ की सरकार ने, यहाँ के जो राजा ने रोक लगा दी। अब देखिए तसीमो गोलीकांड हो जाता है 11 अप्रैल 1947 को। ठीक है, 11 अप्रैल 1947 को तसीमो यानी जो कांड हो जाता है, तसीमो गोलीकांड हो जाता है 11 अप्रैल 1947 को। इस समय राजा उदयभान सिंह है। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। प्रजामंडल की सभा पर पुलिस द्वारा फायरिंग कर दी जाती है। 2 कार्यकर्ता शहीद हो जाते हैं। आगे भाई जो कोई यानी सभा चल रही है इन तसीमो में ही। ठीक है, 11 अप्रैल 1947 को। देखिए अब बात आती है तसीमो कांड। ठीक है, प्रजामंडल की जो सभा चल रही होती है 11 अप्रैल 1947 को। यहाँ पर पुलिस द्वारा फायरिंग कर दी जाती है और इस फायरिंग के दौरान 2 लोग या 2 नेता मारे जाते हैं। 2 नेता शहीद हो जाते हैं। एक तो छतर सिंह थे और एक पंचम सिंह कुशवाहा। ठीक है, 5 और 6 किसी भी प्रकार से आप याद कर लेना। 5 6 छतर सिंह पंचम सिंह छतर सिंह। ठीक है, तसीमो कांड होता है 11 अप्रैल 1947 को। प्रजामंडल की सभा पर पुलिस द्वारा फायरिंग कर दी जाती है, जिसमें 2 नेता छतर सिंह और पंचम सिंह मारे जाते हैं या शहीद हो जाते हैं। छतर सिंह परमार थे और पंचम सिंह कुशवाहा थे। ठीक है, तो ये लोग मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर जो इन लोगों की याद में, इन दोनों नेताओं की याद में मेला भी लगता है। ठीक है,
अब इस प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन राजा के मना करने के बावजूद भी 17-18 नवंबर 1947 को बुलाया जाता है। ठीक है, इस प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन, भाई जो देखिए इस प्रकार की जो घटनाएं भी हो जाती हैं, इसके बाद में भी राजा मना करता है। राजा के मना करने के बावजूद भी इस प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन होता है 17-18 नवंबर 1947 को 1947 को, ठीक है, 17-18 नवंबर को इसका प्रथम अधिवेशन होता है प्रजामंडल का। इसके जो अध्यक्ष रहते हैं राम मनोहर लोहिया। ठीक है, प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन होता है 1947 को होता है, यानी डेट भी लिखना चाहो तो लिख लेना 17-18 नवंबर को। इसके अध्यक्ष रहते हैं, अध्यक्षता करते हैं इस अधिवेशन की राम मनोहर लोहिया, और जो उद्घाटनकर्ता का भी आप नाम लिखना चाहो तो लिख लेना शंकर राव देव। लेकिन ये उद्घाटनकर्ता वगैरह जो शायद नहीं पूछे जाएंगे, हालांकि ये पूछ सकते हैं कि शंकर राव देव किस प्रजामंडल से संबंधित रहे हैं, तो भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित रहे हैं। इस अधिवेशन के जो उद्घाटन किया था शंकर राव देव ने। ठीक है, ये बात हो चुकी है, प्रजामंडल की लगभग बात हो चुकी है। 18 मार्च 1948 को, ये नोट डाल के फैक्ट लिख लेना, 18 मार्च 1948 को धौलपुर का मत्स्य संघ में विलय कर लिया गया था। हालांकि अपन एकीकरण पढ़ेंगे राजस्थान का, ठीक है, प्रजामंडल के बाद में, उसमें अपन विस्तार से बात कर लेंगे इनकी। तो देखिए मत्स्य संघ में धौलपुर का 18 मार्च 1948 को विलय कर लिया गया था। मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख जो बनाया जाता है उदयभान सिंह को बनाया जाता है, जो धौलपुर के राजा थे। ठीक है, मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख बनाया जाता है उदयभान सिंह को बनाया जाता है, और अपन एकीकरण के समय बातें कर लेंगे। देखिए उदयभान सिंह ने भी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, 1930 में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन में थे, अपन पहले बात कर चुके 1930, 31 और 32। ठीक है, तो प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें उदयभान सिंह ने भी भाग लिया था। ये बात हो चुकी है आज बीकानेर और धौलपुर प्रजामंडल की। अब तक अपन 6 प्रजामंडलों की बात कर चुके हैं, जयपुर, बूंदी, मारवाड़, हाड़ौती, और जो आज के हैं बीकानेर और धौलपुर प्रजामंडल की। ठीक है, देखिए अपनी जो अब तक की क्लासों में वापस अपन मैं बात बताऊं कि अपन अब तक 6 प्रजामंडल पढ़ लिए हैं। 1931 में जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है। 1934 में मारवाड़ और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है। 1936 में बीकानेर और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास में अपन और पढ़ेंगे, जो आगे और प्रजामंडल बनते हैं उनकी भी बात कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं। थैंक यू।